तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम लोग करने वाले हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है। और टॉपिक है हमारा रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के लिए। इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसका मैं क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है। इस वीडियो का एंड स्क्रीन में दे दूंगा और ऐप पे भी अपलोड है। और इसका भी नोट्स जल्दी ही अपलोड कर दूंगा शाम तक। हो सकता है जब तक आप वीडियो देते हैं तब तक अपलोड भी हो गया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। 4 यूनिट है हमारा, यूनिट 1, 2, 3, 4। और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा तो आराम से चैन की सांस लेके बैठ जाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बाकायदगी भी करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है। ठीक है। अर्थशास्त्र की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा जो दिया गया है वो बताना है। ठीक है। जैसे कि एडम स्मिथ, मार्शल, ठीक है, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रॉबिन्स, ठीक है, सैमुअल्सन। तो इन सभी के द्वारा जो दिया गया है वो आपको डेफिनेशन बताना है। ठीक है। डिफाइन इकोनॉमिक्स एज गिवन बाय एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लियोन रॉबिन्स एंड पॉल सैमुअल्सन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एडम स्मिथ ने क्या किया है, अपनी एक पुस्तक का नाम क्या है, इकोनॉमिस्ट, एक मिनट, इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। ठीक है। और हर कोई इसे पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स कीजिएगा और एडम स्मिथ के बारे में नाम न सुने हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो एडम स्मिथ का यह आपको मालूम है। ठीक है। और उन्होंने जो बुक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाला, उसको भी थोड़ा सा जिक्र कर देना है। मैंने यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि इसमें हो सकता है आपको 1 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का अलग से हमने बनाया है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा, एडम स्मिथ ने। ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं, मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आता हूँ कि मानव कल्याण का विज्ञान है। क्या बोलते हैं, मानव कल्याण का विज्ञान है, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मेकिंग या मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है। और तीसरा, रॉबिन्स क्या बोलते हैं, तो लाइनस रॉबिन या लाइनल, सॉरी इनका नाम ही थोड़ा अजीब रहता है यार। ठीक है, लाइनल रॉबिन्स। रॉबिन्स क्या बोलते हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स डायरेक्ट बोलिए। उन्होंने अर्थशास्त्र को संसाधन की कमी और विकल्प से जुड़ा हुआ विज्ञान बताया। ठीक है। अर्थशास्त्र को क्या, संसाधनों की कमी, ठीक है, और विकल्प यानी कि ऑप्शन। ठीक है। कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज, किसमें इसमें क्या स्टडी करते हैं, तो ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, मानव के व्यवहार का, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके साथ, तो संबंध दिखाता है, एंड्स एंड कैर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे पॉल सैमुअल्सन। पॉल सैमुअल्सन कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र जो है गतिशील दृष्टि से परिभाषित किया है। ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ, ठीक है, सोसाइटी यूज स्केयर रिसोर्सेज टू। तो ये बोले हैं अलग अलग इकोनॉमिक्स के द्वारा, और सभी में मतभेद भी पाया गया है। ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं और सभी के तर्क में मतभेद पाए गए हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि मिक्रो इकोनॉमिक्स और व्यापक अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर बताइए। तो मिक्रो और मैक्रो में डिफिनेशन में अंतर बताना है। ठीक है। और विशेषताओं में भी अंतर। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि मिक्रो इकोनॉमिक्स जी आपका टॉपिक है। इसमें इसमें क्या होता है कि व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, उपभोक्ता, उत्पाद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन व्यापक, व्यापक मतलब नाम से ही सुनने में लगता है बड़ा। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, फिर मुद्रास्फीति हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा होल कवर किया जाता है, पूरा का पूरा
बोलते हैं ना कि छोटा परिवार और बड़ा परिवार, बस वही कंडीशन। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वह बड़ा परिवार है, भरा पूरा। ठीक है, और मिक्रो इकोनॉमिक्स छोटा परिवार, जहाँ पे आप, आपके वाइफ और आपके बच्चे रहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म यानी कि यहाँ पे आ जाता है हमारा मिक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और व्यापक यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। मी और मैं दो गो है, मी मैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं MICS अर्थशास्त्र। ठीक है, और इसमें जो है पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्ति, इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें होल इकोनॉमी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतना आसानी से आप लोग इसको बता सकते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, नियामक यानी कि नॉर्मेटिव और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव अर्थशास्त्र क्या है ये बताइए। व्हाट इज नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था, अगर आपने देखा होगा। सकारात्मक अर्थशास्त्र, ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, यह क्वेश्चन क्या करता है, क्या है, व्हाट इज। ठीक है, यह इसका मूल केंद्र किस में है कि क्या है, टॉपिक क्या है। ठीक है, तो यह वास्तविक तथ्यों यानी कि फैक्ट्स और आंकड़ों का अध्ययन करता है। ठीक है, व्हाट इज की व्याख्या करता है, क्या है की व्याख्या करता है। क्या सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है, और नियामक अर्थशास्त्र बोलता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए। नियामक अर्थशास्त्र नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यह सुझाव देता है कि अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट आउट टू बी की व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए, और इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि जैसे भारत की बेरोजगारी दर 7% है। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। ठीक है, नियामक अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए कि समाज में स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाना चाहिए, ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, अब आता है यूनिट टी। ठीक है, यूनिट 2, और इसमें हमें कंज्यूमर्स बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में जानना है। तो चलिए, सीमांत उपयोगिता का नियम इसमें हमारा पहला आता है। सीमांत उपयोगिता के नियम को समझाइए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में सबको सुने ही होंगे। चलिए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। परिभाषा, सबसे पहले डेफिनेशन कि जब उपभोक्ता, ठीक है, मान लीजिए आप उपभोक्ता हैं, किसी भी वस्तु की इकाई को लगातार उपभोग करता है। ठीक है, मान लीजिए आप लगातार चप्पल खरीद रहे हैं, तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि, ठीक है, तो आपको प्रत्येक बार सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, संतुष्टि घटती जाती है। पहली बार लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी है, बाप रे हम 500 टका का चप्पल ले लियो। ठीक है, होता है ना, पैरागॉन का हम ले लिए, हम कैंपस का ले लिया, स्पार्क का। तो पहली बार जो है ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरी बार कहे जाने दो यार, ठीक है ना, चप्पल है। तीसरी बार तो आप पूछते भी नहीं है कि चप्पल है। चलिए, ऐसा ऐसा हम डेली बदलते हैं ना। ऐसा फिर हो जाता है, तो संतुष्टि जो है घटती जाती है, सेटिस्फेक्शन लेवल घटता जाता है। ठीक है, चलिए रियल लाइफ में समझिएगा तो बोलते हैं कि जब शुरू की बारिश होती है तो मज़ा आता है, उसके बाद फिर कीचड़ 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 कीचड़। ठीक है, यानी कि जब वर्षा भी होती है ना पहली बार, तो आदमी को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, उसके बाद आदमी पनिया जाता है। सेम है आपका ये सीमांत उपयोगिता में। ठीक है, उदाहरण, प्यासे व्यक्ति को पहला गिलास पानी अधिक संतोष देगा। ठीक है, पर पांचवा या छठा गिलास कम संतोष देगा। सेम उसी तरह से, ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम मैरिज करते हैं, ठीक है, तो एकदम बेचैन रहते हैं, एकदम हमेशा बात करने के लिए। एंड आफ्टर 6 मंथ भाव नहीं देते, वाह यार फोन तो परेशान हो जाते हैं फिर फैमिली से ना। तो यही है कि नया 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 मुल्ला 4 वक्त का नमाज पढ़ता है ना जी। तो क्या कैसा था वो डायलेक्ट हो। चलिए जो भी है, तो ये रियल लाइफ में फिट होता है ये एग्जाम्पल। अगला है अर्थशास्त्रीय महत्व, इम्पोर्टेंस। तो यह जो है नियम, मांग के नियम और उपभोक्ता के संतुलन को समझने में सहायता करता है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता का नियम, मांग का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, और उपभोक्ता का नियम यानी कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, सेटिस्फेक्शन लेवल है, इसको समझने में हमें सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न है उदासीनता वक्र। ठीक है, इनडिफरेंसेस कर्व क्या होता है।
तो उदासीनता वक्र क्या होता है, इसके परिभाषा और गुण को बताना है। ठीक है, डिफाइन इंडिफरेंस कर्व एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए तो देखिए उदासीनता वक्र क्या है, परिभाषा डेफिनेशन। उदासीनता वक्र उन सभी संयोजन को दिखाता है, उन सभी कॉम्बिनेशन को शो करता है जिनसे उपभोक्ता समान संतुष्ट प्राप्त करता है। ठीक है, समान संतुष्ट उसका नॉर्मल जो इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल रहता है। ठीक है, गुण क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है कि उदासीनता वक्र दाएं नीचे ढलान के लिए होता है। अच्छा, आप कर्व बना पाएंगे, अगर वो वाला डायग्राम वगैरह बना पाएंगे तो आप डायग्राम बना दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यह मूल की ओर उत्तल होता है, उच्चतर वक्र और उच्चतर संतोष दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको डायग्राम बना देना है, इसलिए आपको पेन या पेंसिल जो भी रहेगा आपके सामने बना दीजिएगा। ठीक है, दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। ठीक है, यानी कि कभी भी आपका जो है दो उदासीनता वक्र इस तरह से क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये सभी आपका छोटा छोटा है समझने के लिए, अभी लॉन्ग आंसर टाइप आएगा तब फिर देखिएगा इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। मांग की परिभाषा दीजिए और मांग के कारक लिखिए। इंग्लिश में डिफाइन डिमांड एंड एक्सप्लेन फैक्टर। ठीक है, अफेक्ट करता है इफेक्टिंग डिमांड। तो मांग को प्रभावित कौन कौन करता है, चलिए जानते हैं। मांग को मांग 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 क्या मांग रहा है रे भाई। ठीक है, सोना चांदी, सोना चांदी क्या करोगे प्यार में। अच्छा, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता एक निश्चित मूल्य पर और समय में खरीदने के लिए इच्छुक, ठीक है, इच्छुक है और सक्षम हो, मांग कहलाती है। सपोज दैट आपके पास जो है क्या है, 100 रुपया पैसा है। ठीक, आप इच्छुक हैं इस खरीदने के लिए, ये सामान क्या है, मान के चलते हैं ना कि यह जो है एक गुलदस्ता है। ठीक है, और आप इससे खरीदने के लिए इच्छुक हैं। किसी वस्तु की मात्रा जिसमें उपभोक्ता निश्चित मूल्य पर 100 रुपये पर, मान के चलते कोई भी निश्चित मूल्य, इच्छुक है और सक्षम है, इसको हम लोग मांग कहेंगे। ठीक है, फैक्टर क्या क्या है कि मांग, वस्तु का मूल्य, ठीक है, कितना है ये जानना आवश्यक है क्योंकि आप उसको बजट को अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं वो भी जानना है। उपभोक्ता की आय कितनी है, ठीक है, तो वस्तु का मूल्य, व्यक्ति की आय कितनी है। ठीक है, संबंधित वस्तु का मूल्य कितना है, उपभोक्ता की पसंद है या नहीं उस पर, भविष्य में क्या काम देगा, वो जो हम गुलदस्ता ले रहे हैं क्या भविष्य में काम देगा, शॉप के लिए ठीक रहेगा, तो आपकी मर्जी खरीदे या ना खरीदे। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप डिटेल में इसके बारे में भी 50 वर्ड लिख दीजिएगा, इसके बारे में भी 50, उसके बारे में भी 50, तो आराम से आपका आंसर लॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसके प्रकार बताइए। इंग्लिश में व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन इट्स टाइप। ठीक है, तो मांग की मात्रा में परिवर्तन का माप मूल्य आय में परिवर्तन के प्रति है। ठीक है, इसमें प्रकार क्या है, तो मूल्य का लोच यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी, आय लोच यानी कि इनकम इलास्टिसिटी, पारस्परिक लोच यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, इन सभी का आपको नोट्स बनाना है, केवल पढ़ने के लिए नहीं है। अब आता है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि उत्पादन का सिद्धांत, यूनिट 3। इसमें है उत्पादन के घटक के बारे में बताना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझाइए, उत्पादन के सिद्धांत को बताइए। इंग्लिश में है एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या आता है, भूमि आता है, श्रम आता है, पूंजी आता है और उद्यमी आता है यानी कि व्यापार आता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी व्यापार, उत्पादन, कोई भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सपोज दैट आप बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं, मान के चलिए ना, आप जो है सुअर फैक्ट्री बनाते हैं सुअर फैक्ट्री, पागल देखिए जी, कुछ भी एकदम नहीं नहीं। ठीक है, आप साबुन फैक्ट्री बना रहे हैं। ठीक है, आप सोप का इंडस्ट्री खोल रहे हैं, साबुन का फैक्ट्री खोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साबुन फैक्ट्री है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत का सबसे बड़ा साबुन फैक्ट्री है जो कि विदेश का है, हालांकि भारत का नहीं है, हिंदुस्तान यूनिलीवर मान के चलते हैं। ठीक है, तो उत्पादन के घटकों को समझाना है आपको। इसमें क्या चाहिए, सबसे पहले आपको भूमि चाहिए, जैसे आपने भूमि ले लिया। ठीक है, मान के चलते झारखंड में जैसे
फैक्ट्री है, सेल है, ठीक है, सेल है, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है या फिर CCL है, ठीक है। और वो जो उत्पादन कर रही है, सेल कर रही है स्टील का, तो उसके लिए भूमि चाहिए, भूमि ये ले लिया बोकारो में, ठीक है। श्रम यानी कि अब लेबर चाहिए इनको, तो लेबर, फिर ये लेबर हायरिंग करेंगे, अपना रिक्वायरमेंट करेंगे, ठीक है। फिर पूंजी चाहिए इसको, अरे भाई पूंजी कहाँ से आएगा, तो ये फिर दो गो देश, भारत के पास उतना पूंजी नहीं है, तो बोला कि रूस, रसिया से बोला कि तुम हेल्प कर दो यार थोड़ा, मेरे पास पूंजी कम है, तो रूस ने हेल्प कर दिया, ठीक है, पूंजी मिल गया। अब क्या करना है, व्यापार में इसको उतर जाना है। ये जो प्रोडक्शन करेगा, माल बना लिया, अब यह सेल करेगा, किसको सेल करेगा, तो अलग अलग कंपनी को सेल करेगा। जैसे भारतीय नेवी को दे दिया जहाज बनाने के लिए, एयरफोर्स को दे दिया जहाज बनाने के लिए, आर्मी को दे दिया इसको बनाने के लिए, बंदूक वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। इंडियन रेलवे को दे दिया ट्रैक बनाने के लिए। तो यह क्या है, आपका पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप है। इस तरह से आपको बताना है, इस तरह से सोचना है, समझना है, ठीक है। अगला है परिवर्ती अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। परिवर्ती अनुपात, नाम सुनने से ही कि यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यह अल्प अवधि यानी कि शॉर्ट टाइम का नियम है, जिसमें कुछ कारक स्थिर रहते हैं और अन्य को परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। कुछ जो है स्टेबल रहते हैं, लेकिन बाकी सभी जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। परिवर्ती नाम से भी सुनने में लगता है कि यह शॉर्ट टाइम के लिए नियम है, यह नियम शॉर्ट टाइम के लिए, जिसमें कुछ कारक स्थिर रहते हैं और अन्य परिवर्तित किए जाते हैं। नियम क्या है, जब किसी स्थिर कारक में परिवर्ती कारक जोड़े जाते हैं तो प्रारंभ में उत्पादन बढ़ता है, लेकिन बाद में घटने लगता है, ठीक है। प्रोडक्शन शुरू में बढ़ा, लेकिन फिर बाद में डाउनफॉल होने लगा, घटने लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला है हमारा पैमाने पर प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो पहला आ जाता है हमारा दीर्घ अवधि का नियम, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म में। जब सभी उत्पादन कारकों की मात्रा समान अनुपात में बढ़ाई जाती है तो उत्पादन की वृद्धि का अनुपात तीन प्रकार का हो सकता है, बढ़ते प्रतिफल, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फिर दूसरे नंबर पे आता है स्थिर प्रतिफल, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न, यानी कि फिक्स रहेगा आपका एक, ठीक है। एक में होता है कि बढ़ेगा, पूरा बढ़ते जाएगा एकदम, एक में फिक्स रहेगा यानी कि जो है वही है, और एक में घटता जाएगा यानी कि ये डाउनफॉल की ओर बढ़ रहा है। तो ये आपको तीनों आप इस तरह से बता दीजिएगा, ठीक है। एक में बढ़ रहा है, एक में स्थिर है, स्थिर वाला इस तरह से बना दीजिएगा, और एक में डाउनफॉल हो रहा है, इस तरह से बना दीजिएगा, तीर छाप दे देंगे, ठीक है। चलिए मैप के थ्रू आप बनाइएगा, सॉरी डायग्राम बना के, तो और अच्छा रहेगा। यूनिट 4 में हमारा रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व, ठीक है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, धन, कॉस्ट मतलब पैसा, कर्व मतलब आरेख, ठीक है। राजस्व यानी कि रेवेन्यू क्या है, TR, AR और MR के बीच संबंध लिखना है, ठीक है। व्हाट इज रेवेन्यू, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR और MR। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए उत्पादन बेचने से प्राप्त कुल आय को राजस्व कहते हैं। उत्पादन हम जो भी प्रोडक्शन किए, सपोज दैट मैंने बोकारो स्टील कंपनी से स्टील उत्पादन किया और मैंने इंडियन रेलवे को बेच दिया ट्रैक, ठीक है, ट्रैक बना के बेच दिया, तो अब उससे जो हमारा इनकम हुआ उसी को राजस्व बोलते हैं। यानी कि उत्पादन को बेचने से जो प्राप्त कुल आय है उसी को राजस्व बोलते हैं, ठीक है। कुल राजस्व को बोलते हैं T से टोटल, R से रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P यानी कि प्रोडक्शन इंटू, एक मिनट यार आप लोग तब तक से देख लीजिए इसको। को प्यार करने दो। चलिए तो फोन है, फोन को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। दोस्त है, वैसा मत सोचिएगा कोई ऐप है, नहीं भाई मेरी कोई नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये देख लिए कुल आय, टोटल रेवेन्यू, फिर है हमारा औसत आय यानी कि एवरेज रेवेन्यू, और एक है हमारा सीमांत आय यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा ये सबको आप लोग, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह। अगला संबंध, जब AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू घटता है, ये जो हमारा AR है एवरेज रेवेन्यू जब घटता है, तो MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू उससे नीचे रहता है, ठीक है। और TR का अधिकतम यानी कि
टोटल रेवेन्यू जो है हमारा अधिकतम स्तर तब होता है जब एम आर, ठीक है, जीरो। एम आर मतलब ये जो सीमांत रेवेन्यू है ये जीरो रहेगा, यानी कि माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है। तब चलिए, इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो खुद से समझ लीजिएगा भाई, क्योंकि आई एम नॉट मास्टर इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, मुझे इकोनॉमिक्स का बस बेसिक नॉलेज है। अगला है 12th नंबर पे, लागत यानी कि कॉस्ट, ठीक है, जितना खर्चा आता है, ठीक है। तो कॉस्ट लागत की विभिन्न अवधारणाओं को समझाएं। अवधारणा मतलब क्या होता है, सिंपल सा परिभाषा ही बोलते हैं कि क्या है लागत, ठीक है। तो हमारा है एक्सप्लेन डिफरेंस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। देखिए, टीसी, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, ठीक है, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, टीएफसी प्लस टीवीसी, इन दोनों को मिला के हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, कुल लागत। यहाँ पे ये सब फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ए बी सी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो कि बदलता रहता है, इस यह स्थिर रहता है, ठीक है। फिर हमारा 4th नंबर पे आता है एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर आता है मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत। फिर आता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़े गए अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य होता है, ठीक है, यानी कि सबसे जो हाईएस्ट होता है उसका वैल्यू बताता है, कॉस्ट बताता है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, वो थे आपके शॉर्ट आंसर टाइप, या तो 1 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में आएगा। अब आता है हमारा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है। कितना, 8, हाँ 8, ठीक है। सब कुछ नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएगा। ऐप के बारे में जिनको नहीं मालूम है बता देता हूँ, 60 रुपया प्राइस है। अगर आप एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो आपका 4 साल के लिए ये ऐप फ्री हो जाएगा। 60 रुपया में 4 साल, हाँ रे भाई 4 साल। कौन सा पेपर, केवल मेजर पेपर नहीं, मेजर माइनर सेक भैक एसी पेपर, सब पेपर कंप्लीट कराया जाएगा। 8 सेमेस्टर 60 रुपया में, इससे सस्ता और क्या खोजिएगा यार, ठीक है। चलिए, अगला आता है हमारा अर्थशास्त्र के विभिन्न परिभाषाएं, ठीक है। एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स और सैमुअल्सन द्वारा स्पष्ट कीजिए। वही है क्वेश्चन, बस यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइम में आपको आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है, लॉन्ग आंसर में। चलिए मैं क्वेश्चन सबको दिखा देता हूँ, ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र के बीच अंतर स्पष्ट करें, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मिक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा अलग अलग रहेगा एक दो क्वेश्चन, बाकी आंसर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पार करता हूँ, आगे देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न आता है सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करें। लॉन्ग आंसर टाइप नहीं कराऊंगा क्योंकि कराने गया तो फिर 3 घंटा 4 घंटा लग जाएगा, ठीक है। सबको आपको पढ़ लेना है, और जो लोग ऐप ऐप हर कोई इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में भी है, ठीक है। तो इंस्टॉल हर कोई करके रख लीजिएगा, इंस्टॉल और लॉगिन करके मोबाइल नंबर और अपना नाम दीजिएगा, ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन हर किसी को कर लेना है, लॉगिन करने में फ्री है, बहुत सारा फ्री में भी कंटेंट है, परचेज नहीं करना है तो फ्री वाला कंटेंट देखिए, ठीक है। चलिए, उदासीनता वक्र, ठीक है, का विश्लेषण करना है और विश्लेषण करके आपको स्पष्ट करना है, ये देखिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो 2 पेन का प्रयोग करें, एक ब्लू और एक ब्लैक, ठीक है। ब्लू पेन ब्लैक पेन दोनों का प्रयोग करना है, ताकि ब्लैक पेन से आप हाईलाइटेड करते जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे, उसके बाद फिर आंसर लिखिएगा, उससे पेज भरेगा। और कुछ कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, जैसे कि जो पेज मिलेगा आपको आंसर शीट, उसमें दोनों साइड में आपको इस तरह से लाइनिंग खींच देना है, ठीक है, जिसको हम लोग हाशिया बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन आपको जो है दोनों साइड में मार देना है, ठीक है, पेज छोटा हो जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। पांचवा प्रश्न है मांग की लोच, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अवधारणा और प्रकार की व्याख्या करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग और ज़्यादा लंबा करके लिखना चाहे तो खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गूगल। नेक्स्ट है हमारा परिवर्ती अनुपात का नियम स्पष्ट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना बहुत छोटा है, मतलब उसको आपको खुद से और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। सातवां प्रश्न है पैमाने पर प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑफ स्केल का वर्णन करें।
और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपका जो एक पेपर रहेगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उस पेपर में जो है ना ऑब्जेक्टिव आएगा, और उसको अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो फिर फेल हो जाइएगा। पिछले साल वाले बच्चे सबसे ज़्यादा फेल वही अंडरस्टैंडिंग इंडिया में हुए हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आता है यार ऑब्जेक्टिव उसमें, और इसीलिए मैं उस क्लास को डेली शाम को लूँगा, डेली 50 क्वेश्चन करवाऊँगा उसमें। ठीक है, और उसको आपको नोट डाउन करते जाना है। चलिए, कंप्लीट होता है हमारा 31 पेज का पीडीएफ, आपको ऐप पे मिल जाएगा विथ सिलेबस। ठीक है, थैंक यू, बाय। और सेमेस्टर 1 में जाइएगा, उसके बाद ऑल कोर्सेज में जाइएगा, उसके बाद बीए इकोनॉमिक्स में जाइएगा, और आपका नोट्स में जाइएगा, और वीडियोस में, नोट्स और वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4 को सेक्शन बना रहता है, टेस्ट सीरीज, लाइव, नोट्स और आपका ये वाला। तो आपको नोट्स में जाना है, सब कुछ मिल जाएगा। ओके, बाय।